हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण रिवीजन सीरीज। आई एम शुभि त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करेंगे अगस्त 2021 के करेंट अफेयर्स। इससे पहले अभी हमने जुलाई के कंप्लीट किए हैं और जिन लोगों ने अटेंड नहीं किए हैं या नहीं कर पाए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, और बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम सेपरेटली कवर करते हुए चल रहे हैं और आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम अगस्त के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज बीइंग डेवलप्ड एज इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन विच स्टेट। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। किस स्टेट में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा है? क्या होगा, कौन सा राज्य है? आंसर इज गुजरात। गुजरात में बनाया जा रहा है। और गुजरात में कौन सी जगह है जहां नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है? कौन सी जगह है? तो वो लोथल है, लोथल सिटी, वन ऑफ द मैच्योर्ड साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन। ये इंडस सिविलाइजेशन की एक मैच्योर्ड सिटी थी लोथल, और लोथल ही एकमात्र ऐसी सिटी थी जो कि कोस्टल एरिया से लगी हुई थी, जो कि समुद्री तट से लगी हुई थी। ठीक है, और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स क्या है ये, और यहाँ पर क्या होगा? तो लोथल सिटी को रिक्रिएट किया जा रहा है, इसको और रिनोवेट किया जा रहा है नेशनल लेवल पे, है ना। इसको एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, और साथ ही साथ म्यूज़ियम, यहाँ म्यूज़ियम बनाया जाएगा। जो पहले लोथल में चूँकि ये कोस्टल एरियाज़ के पास है, समुद्री तट के पास है, तो यहाँ पर पहले डॉकयार्ड हुआ करता था, यहाँ पर पोर्ट हुआ करता था, यहाँ पर शिप्स आती थी, वहाँ से सामान यहाँ से लेकर जाया जाता था, लाया जाता था, और यहाँ पर शिप्स बनती थी, यहाँ वेयर हाउस था, है ना। सारा जितना भी पोर्ट से रिलेटेड जितना भी कारोबार था, जितने भी काम होते थे वो यहीं पर होते थे। और यहाँ से मतलब इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था अफ्रीका रीजन तरफ या वेस्ट एशिया तरफ। तो आप समझ रहे हैं कि उस टाइम पर भी इंटरनेशनल ट्रेड चलता था। और कहाँ से होता था ये सारा सामान? लोथल से होता था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस जो काम हुआ करता था वो बीड्स का था। यहाँ मालाएं बनती थी, यहाँ क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, समुद्री तट है, तो यहाँ पर सीप मिलते थे, शंख मिलते थे, अलग अलग तरह के पत्थर मिलते थे, यहाँ से मोतियाँ निकलते थे, है ना। तो यहाँ पर उसका भी कारोबार हुआ करता था। जो जेम्स होते हैं, जो रत्न होते हैं, वो यहाँ से मिलते थे, उसके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। तो जो गहने वगैरह है, ये पूरे एंटायर रीजन में जो पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो पूरा एक एरिया था, जितने में इसने कवर करके रखा था, और इंटरनेशनली भी अगर कहा जाए तो जहाँ ट्रेड हुआ करता था वहाँ पर भी ये इसकी जो ये बीड्स हैं, जितना भी आर्ट्स का जितना सामान है वो बहुत ज़्यादा फेमस था और यहीं से ही ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, तो इसको और विकसित करने के लिए, इसको और डेवलप करने के लिए यहाँ पर ये हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, यहाँ पर म्यूज़ियम बनाया जाएगा, और उसके अंदर पूरा एक पिक्चर, एक वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी, फ़ोटोज़ रहेंगी, जैसा सब म्यूज़ियम में होता है। तो यहाँ का जो जितना भी काम रहता था या जिसके लिए ये लोथल सिटी फेमस है वो यहाँ पर इस म्यूज़ियम में बताया जाएगा। ओके, एंड विच इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट cities of the ancient Indus civilization, Indus Valley civilization. ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। In which education sector has the central government to give 20% reservation to OBCs and 10% to EWS, economically weaker sections? ओके, केंद्रीय सरकार ने किस शिक्षा क्षेत्र में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया है? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा इसका आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सीय शिक्षा। इस सेक्टर में गवर्नमेंट ने 27% का जो रिजर्वेशन है वो दिया है ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से, यानी ऑल इंडिया कोटा के अंडर अब 27% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है ये ऑल इंडिया कोटा। तो पहले क्या होता था कि जो मेडिकल कॉलेजेस थे वहाँ पर स्टेट वाइज अंडर स्टेट
जो मेडिकल कॉलेजेस थे, उनका ये रूल था कि हमारे स्टेट का जो मेडिकल कॉलेज है, बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, उसमें हमारे ही स्टेट के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, है ना। पर 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटा इंट्रोड्यूस किया और उसमें ये बोला गया कि मेरिट बेस पे हम अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी अपने कॉलेजेस में एडमिशन देंगे। और उसका क्या क्राइटेरिया इन्होंने बनाया कि हमारी कॉलेज की जो अंडर ग्रेजुएट जो यूजी की सीट्स होंगी उसका 15% हम अदर स्टेट के बच्चों को देंगे और पोस्ट ग्रेजुएट्स की जो सीट है उसका 50%, 50% यानी आधा हम अदर स्टेट के बच्चों को देंगे। मतलब सीट्स हम बच्चों को देंगे। फॉर एग्जांपल अगर यूजी की 1000 सीट्स हैं एक कॉलेज में, अगर यूजी अंडर ग्रेजुएट की 1000 सीट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में, तो 15% यानी 150 सीट्स अदर स्टेट के बच्चों की होंगी। और अगर पीजी में फॉर एग्जांपल 1000 सीट्स हैं तो उसका 50% यानी 500 सीट्स अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए होंगी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिर रिजर्वेशन लाया गया। 2007 तक ऐसे ही था। देन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि एससी और एसटी के लिए 15% और 7.5% का रिजर्वेशन रहेगा ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंडर। एससी यानी स्केड्यूल ट्राइब और स्केड्यूल कास्ट, इनको 15% और 7.5% का रिजर्वेशन मिलेगा। देन व्हेन द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट बिकेम इफेक्टिव, ठीक है, इन 2007, फिर वहाँ से 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो 27% वहाँ से यूनिफॉर्म कर दिया गया। यानी 27% का जो रिजर्वेशन था ओबीसीज के लिए उसको सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पूरे जो हमारे देश भर में जितने भी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ के लिए इनको लागू कर दिया गया था। ठीक है। पर ऑल इंडिया कोटा के अंडर स्टेट के जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उनके लिए अभी भी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं रखा था। और 2019 में फिर एक अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिया गया। 10% का रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कोटा में दिया गया, पर उसमें भी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन अब ऑल इंडिया कोटा के अंडर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस या मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज एंड 10% फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी दिया गया है। ओके, ठीक है। दिस डिसीजन वुड बेनिफिट every year, nearly 1500 OBC students in MBBS undergraduate and 2500 OBC students in post graduation, and also around 550 economically weaker section students in MBBS and around 1000 economically weaker section students in post graduations। ठीक है। यानी कि 1500 अंडर ग्रेजुएट के लिए दिया जाएगा, 1500 सीट ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए दी जाएंगी अंडर ग्रेजुएट के लिए, और 2500 ओबीसी की सीट्स दी जाएंगी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। वैसे ही 550 दी जाएगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ग्रेजुएशन के लिए और 1000 दी जाएंगी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी टाइगर रिजर्व हैव रिसीव्ड द एक्रीडिएशन ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। कितने बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों की मान्यता प्राप्त हुई है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? क्या होगा? कितने कंजर्वेशन एरियाज हैं, टाइगर रिजर्व एरियाज हैं जिनको ये मान्यता प्राप्त हुई है एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? राइट आंसर इज 14 टाइगर रिजर्व हमारी इंडिया के जिनको ये एक्रीडिएशन प्राप्त हुई है, जिसको ये मान्यता प्राप्त हुई है CATS कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। ये एक ऐसा मैनेजमेंट है जिन्होंने उस साइट पे जहाँ पर टाइगर्स हैं वहाँ के लिए एक अभियान शुरू किया है, ये चेक करने के लिए कि वहाँ पे उनका वाकई कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन हो रहा है, उनका संरक्षण हो रहा है सक्सेसफुली या नहीं, है ना। तो इस पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए इन्होंने
ये अभियान शुरू किया है। और ये कितने टाइगर रिजर्व्स में इन्होंने ये किया है? 14 टाइगर रिजर्व। हमारे इंडिया के जो 14 हैं, जितने भी टाइगर रिजर्व है उनमें से 14 इन्होंने चूज़ किए हैं और यहाँ के टाइगर्स को कंजर्व करना अब ये इनका काम है। मतलब उस पूरे कंजर्वेशन की एक्टिविटीज़ को चेक करना इनका काम है। जहाँ पर कहीं भी कमी आएगी तो ये अपनी तरफ से उस चीज़ को पूरा फुलफिल करेंगे। ओके, तो कौन कौन से हैं 14? ओरंग, मानस और काजीरंगा, ये 3 टाइगर रिजर्व हैं आसाम के। मध्य प्रदेश के हमारे कान्हा, पन्ना और सतपुड़ा हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश के कितने टाइगर रिजर्व हैं, मध्य प्रदेश के कितने टाइगर रिजर्व हैं जिनको CATS के अंडर में लाया गया है और इसका कंजर्वेशन ग्लोबली ये करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप दे सकते हैं कि 3 है, कान्हा है, पन्ना है और सतपुड़ा है। महाराष्ट्र से पेंच है और बिहार से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। यूपी से दुधवा है। वेस्ट बंगाल के सुंदरबान है। केरला के परम्बिकुलम और कर्नाटका के बांदीपुर है और तमिलनाडु के अन्नामलई और मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व है। ओके, तो ये हो गए हमारे 14 जिसको इसके अंडर में कंजर्वेशन किया जाएगा। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्पेस एजेंसीज विल लॉन्च द मिशन निसार? मिशन निसार को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसियां लॉन्च करेंगी? बताइए, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? कौन सी एजेंसियां हैं जो इस मिशन निसार को लॉन्च करेंगी? आंसर इज नासा एंड इसरो, बोथ A एंड B। ये मिशन इन दोनों के ही नाम पर पड़ा है, निसार, नासा एंड इसरो। और इस मिशन को कब तक लॉन्च किया जाएगा? इसको 2023 तक इसको लॉन्च किया जाएगा, 2023 तक। क्या है इस मिशन में? यहाँ पर एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा जो एडवांस रेडार इमेजेस लेंगी। किसकी? हमारी अर्थ सरफेस की, ग्लोबली लेवल पर अर्थ सरफेस की एडवांस रेडार इमेजेस लेंगी। कहाँ की? जैसे लैंड हो गया, वेजिटेशन हो गया या क्रायोस्फीयर हो गया, वहाँ पर जितने भी स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं उनकी ये एडवांस इमेजेस लेंगी और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम पता लगा पाएंगे कि किस रीज़न से वहाँ पे स्मॉल चेंजेस या किस रीज़न से हमें वहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया। अब फॉर एग्जांपल जैसे क्रायोस्फीयर है। क्या है क्रायोस्फीयर? जो नॉर्थ पोल रीजन है जहाँ पर पूरे टाइम बर्फ़ जमी रहती है, जैसे अटलांटिक या आर्कटिक रीजन हो गया जहाँ पूरे टाइम बर्फ़ जमी रहती है और वहाँ पर जैसे बर्फ़ का कोई एक टुकड़ा अलग होता है एक से, तो वो क्यों होता है? वो वहाँ के क्लाइमेट चेंज के कारण होता है। ठीक, तो उसकी भी स्मॉल इंफॉर्मेशन या छोटे छोटे चेंजेस जो भी हो रहे हैं उसकी भी ये एडवांस इमेज ये प्रोवाइड करवाएगी इन दोनों एजेंसियों को। ठीक है, और आगे देखते हैं। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, जो कि US में है। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? हम सभी जानते हैं, बेंगलोर में है। और इसके चेयरमैन कौन है? श्री S सोमनाथ। पहले कौन थे? K सिवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी न्यू एयर ट्रैफिक रूट्स हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द उड़ान स्कीम? उड़ान योजना के तहत भारत सरकार द्वारा कितने नई हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी गई है? बताइए, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? राइट आंसर इज 780। आई एम सो सॉरी, शायद यहाँ पर गलत डेटा आ गया है, स्लाइड्स में शायद करेक्शन नहीं हो पाया है। सो सॉरी, पैन टैप का थोड़ा सा इशू है। तो 780 इसका राइट आंसर होगा। 780 न्यू एयर ट्रैफिक रूट्स हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है। और कितने एयर ट्रैफिक रूट्स को यहाँ पर मंजूरी दी गई है? 780, 780। एंड इट एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल, इकोनॉमिकली वायबल एंड प्रॉफिटेबल एयर ट्रैवल ऑन रीजनल रूट्स। पहले क्या, जहाँ जाना आसान तो है, जिस जगह पे जाना आसान है रेल मार्ग के माध्यम से, है ना, पर वहाँ पे समय बहुत लगता है और कम समय में पहुँचने के लिए एकमात्र जो साधन होते हैं एयर ट्रैवल्स होते हैं, फ़्लाइट्स होती हैं, पर उनके प्राइस थोड़े हाई होते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उतना। तो उसके लिए उड़ान स्कीम के अंडर अब उसे भी अफोर्डेबल बना दिया गया है। अगर किसी को कम समय में पहुँचना है तो अब आसानी से कोई भी
जा सकता है। ओके, RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफर्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू अ कॉमन मैन टू फ्लाई एट एन अफोर्डेबल प्राइस। सस्ते दाम में कोई भी अब फ्लाइट्स में जा सकता है। ठीक है, अबाउट 359 रूट्स एंड 59 एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 5 हेलीकॉप्टर्स एंड 2 वाटर एरोड्रोम्स, उसको भी ऑपरेशन में लाया गया है, ऑपरेशनलाइज किया गया है, संचालन उसका कर दिया गया है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका एम कितना है, 1000 न्यू एयर रूट्स कनेक्ट करने का और 100 न्यू एयरपोर्ट्स बनाने का। किसके अंडर, उड़ान स्कीम के अंदर। ये वाकई बहुत ही अच्छा है आम नागरिकों के लिए, जो जिनका सपना होता है पर नहीं जा पाते हैं, क्या करें, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब उड़ान स्कीम के अंडर ये भी अब पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच पावर स्टेशन हैज़ क्रिएटेड द रिकॉर्ड ऑफ जनरेटिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इन अ मंथ। किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है पूरी इंडिया में? एक महीने के अंदर किसने सबसे ज़्यादा बिजली जनरेट की है? क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा? आंसर इज नापत झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। इस हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक महीने के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है। और कितनी की है, कितनी करके इसने रिकॉर्ड बनाया है? 1216.56 मिलियन यूनिट्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसने जनरेट की है। इससे इसने रिकॉर्ड बनाया है और इसका पहला रिकॉर्ड कितना रहा है? 212 मिलियन यूनिट्स, है ना। इससे पहले इसने इतनी रिकॉर्ड की थी, पर अभी 1216.56 मिलियन यूनिट्स इसने जनरेट की है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। एंड सेकेंड वन इज रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन, इसने भी 335.90 मिलियन यूनिट्स पावर जनरेट की है जुलाई के मंथ में, और बीट किया है किसे? 333.69 मिलियंस यूनिट्स को। जब जुलाई 2020 में इसने इतनी जनरेट की थी, लेकिन अब 2021 में रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने 335.90 मिलियन यूनिट से बीट किया है अपने आप को, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुजलाम कैंपिंग इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये अभियान, सुजलाम अभियान, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, बताइए। सुजलाम कैंपेन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम जो कैंपेन है इसको शुरू किया गया है। और ये किस लिए होता है, इसे किस उद्देश्य के लिए इसको शुरू किया गया है? ODF प्लस विलेजेस बनाने के लिए, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त। इसको ये पूरे जितने भी गांव हैं, है ना, उसको ODF प्लस बनाने के लिए सुजलाम कैंपेन को शुरू किया गया है, जिससे हर एक गांव में जो भी वेस्ट होता है जैसे हमारे घर से जो सीवेज होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया ही था कि इंदौर को वाटर प्लस का खिताब मिला है। इंदौर को ODF वाटर प्लस के लिए नंबर 1 माना गया है इंदौर को। यहाँ पर जितने भी जो वेस्ट होता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया या हमारे घरों से जो भी वेस्ट निकलता है, उसका भी मैनेजमेंट किया जाता है, उसको भी यूज़ में लाया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो और ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं होती हैं। जो वाकई में वेस्ट होता है, प्योरीफाई करने के बाद, उसका पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद उसको रिलीज़ किया जाता है। पूरे वेस्ट को नहीं रिलीज़ करके, सिर्फ जो वाकई किया जाने वाला होता है ट्रीटमेंट के बाद, उसकी प्योरिफिकेशन के बाद, उसको किया जाता है ना। कम से कम इनका मेन उद्देश्य ही है कम से कम। और टॉयलेट्स के रिगार्डिंग इनका जो मेन मोटिव है कि सभी लोग जितने भी हैं, खास करके गांव के लोग, वो प्रॉपरली टॉयलेट का यूज़ करें, है ना। तो इसके लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। द कैंपेन स्टार्टेड ऑन अगस्त 25, 2021 इज अ पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। इसके अंतर्गत इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता है ये।
is a country-wide campaign initiated by Government of India 2014 to eliminate open defecation and improve solid waste management. ठीक है, इसके लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया गया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर इन सभी को लाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which has developed the country's first earthquake early warning mobile application, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। देश का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड भूकंप अलर्ट किसने विकसित किया है? बताइए, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने इस एप्लीकेशन को बनाया है उत्तराखंड के लिए? क्योंकि ये हिली रीजन्स हैं और यहाँ पर जो भूकंप है, जो अर्थक्वेक्स है, वो आए दिन देखने होते हैं। मतलब यहाँ पर हर कभी झटके आते हैं भूकंप के, है ना। तो इससे बचने के लिए या इसकी जो पहले ही इसकी वार्निंग मिल जाए, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई है। और वो किस इंस्टीट्यूशन ने बनाई है? क्या होगा राइट आंसर? IIT रुड़की, इसने इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। और पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट, जो कि IIT रुड़की ने बनाया है। और जो भी पहले सीस्मिक वेव्स आएंगी या झटके आने होंगे, उसके ठीक तुरंत पहले ये एप्लीकेशन के ज़रिए से सबके मोबाइल में ये वार्निंग अलर्ट कर देगा, एक वार्निंग दे देगा कि यहाँ पर या एक स्पेसिफिक रीजन, एक जगह में बता देगा कि इस जगह में ये झटके देखे गए हैं या अभी आने वाले हैं, है ना। यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो वेव्स आने की संभावना है उस रीजन में, है ना, तो वो ये मोबाइल एप्लीकेशन बता देगी और वहाँ के जितने भी लोग हैं वो इसके ज़रिए वहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड पानी माह टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लीन वाटर? स्वच्छ पानी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह लॉन्च किया है? बताइए, यूनियन टेरिटरी बोली है, ऑप्शन में भी खैर चारों ही यूनियन टेरिटरी है, तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? राइट आंसर इज लद्दाख। लद्दाख में पानी माह, ये जो कैंपेन है, इसको लॉन्च किया गया है। देखिए, लद्दाख माउंटेन रेंजेस के बीच में आता है, यहाँ पहाड़ी है, पहाड़ ही पहाड़ है ना, तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर मिलना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर ग्राउंड वाटर मिलना पॉसिबल नहीं होता है और जो भी पानी मिलता है उसमें भी वो रहता है कि क्या ये पानी पीने लायक है, क्या ये वाटर सेफ है ना, क्या ये पानी कैसा है, ये हार्मफुल तो नहीं है, या कहीं पानी में कुछ खराबी तो नहीं है जिससे लोगों को बीमार जो कर सके पानी, है ना। यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड पानी माह टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लीन वाटर। स्वच्छ पानी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह लॉन्च किया है? बताइए, कौन सी यूनियन टेरिटरी है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने इस कैंपेन को लॉन्च किया है, जिसने ये अभियान चलाया है जागरूक करने के लिए? बताइए, राइट आंसर इज लद्दाख। लद्दाख में पानी माह को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और announce a reward of 2.5 million for the first block in the each district that achieves the status of हर घर जल। यानी जो लद्दाख है, ये सबको पता है कि एक माउंटेन रेंजेस के बीच में आता है, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर मिलना उतना पॉसिबल नहीं है ना। और जो लोगों के पास पानी प्रोवाइड हो रहा है, क्या वो पानी सेफ है लोगों के लिए, क्या वो पानी पीने के लिए सेफ है ना, उसमें मतलब उससे कोई खतरा तो नहीं होना है, लोग बीमार तो नहीं पड़ेंगे, है ना, पीने लायक है भी है वो पानी की नहीं, क्योंकि ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर होता है ना, और जो बाकी सोर्सेज से पानी जाता है वो कहीं ना कहीं अनफिल्टर्ड होता है। तो उसको चेक करने के लिए इन्होंने पानी माह कैंपेन को लॉन्च किया है। इसको 2 फेसेस में किया जाएगा, इसे 2 फेसेस में किया जाएगा। फर्स्ट फेज में हर घर से पानी के सैंपल्स लिए जाएंगे और उनको लेबोरेटरीज भेजा जाएगा चेक करने के लिए उसकी क्वालिटीज़ को। ठीक है, जिस घर की या जिस पानी की क्वालिटी सही नहीं होगी या पता लगेगा कि हाँ वो पानी पीने लायक नहीं है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट पूरा जो पानी की पाइपलाइन है वो इनको प्रोवाइड करवाएगी और हर घर में ड्रिंकिंग वाटर
यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और जो भी विलेजेस यहाँ का या जो भी शहर या जो भी जो एरिया है ब्लॉक वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिस भी ब्लॉक के पूरे घर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर का इनको देखने को मिलेगा कि हाँ हर घर में साफ़ पानी यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, इन सबको मिल रहा है, तो उसको 2.5 मिलियन का एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, है ना। एंड पानी महा कैंपेन विल अडॉप्ट अ 3-pronged approach focusing on water quality testing, planning and strategizing वाटर सप्लाई। टेस्टिंग होगी पहले, देन अगर वहाँ ख़राब पानी निकलता है तो वहाँ पर वाटर का सप्लाई दिया जाएगा। एंड सीमलेस फंक्शनिंग ऑफ पानी सभा इन विलेज, उसके लिए एक पानी सभा बिठाई जाएगी, जैसे ग्राम सभा होती है ना, वैसे ही एक पानी सभा बिठाई जाएगी डिस्कशन करने के लिए, है ना, जिससे हर घर में साफ पानी पहुँच सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the India's rank in Global Youth Development Index 2021? वैश्विक युवा विकसित सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंक आई है? भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इज 122nd। हमारे भारत ने 122वां स्थान प्राप्त किया है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में 122वां स्थान हमारे भारत ने प्राप्त किया है, विच मेजर्स द स्टेटस ऑफ यंग पीपल इन 181 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में 181 कंट्रीज रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से हमारी इंडिया को 122nd जो रैंक है वो मिला है। क्या है ये ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसको किसके कंटेक्स्ट में किस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तब इसमें मेजर किया जाता है, इस इंडेक्स में तब कंट्रीज़ को लिस्टेड किया जाता है। तो क्या है, जो यूथ है हमारे, जो पूरे वर्ल्ड का ग्लोबली देखा जाए तो जितने भी यंग पीपल हैं, नौजवान हैं, युवा है, यूथ है ना, उनको 5 लेवल्स में चेक किया जाता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, हर एक कंट्री से 5 लेवल्स में मेजर किया जाता है। फर्स्ट इज एजुकेशन सेक्टर, वहाँ का जो यूथ है वो एजुकेशनली कितना इम्प्रूव्ड है, कितना डेवलप्ड है, वो देखा जाता है। उनकी हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ कैसी है वो चेक की जाती है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है उनका, एक ये चेक किया जाता है। अब अगर वो एजुकेटेड है तो वहाँ की जो यूथ है उसके वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कितना है ना, उस कंट्री में अगर वहाँ की यूथ यानी वहाँ की जो यूथ है उसको रोजगार कितना प्राप्त हो पाया है। अगर जिस तरीके से वो एजुकेटेड है तो उसके लेवल पे उसके अकॉर्डिंग वो कितनी एम्प्लॉयड है ना, एक ये चेक किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है सिविक पार्टिसिपेशन फॉर यंग पीपल्स, वहाँ की जो पूरी सोसाइटी है, यूथ की एक सोसाइटी है, वो कितना सोशलाइज्ड है, कितना वेलफेयर के लिए काम कर रही है। जो वॉलेंटियर्स होते हैं, है ना, मोस्टली यूथ करती है, अवेयरनेस का काम करती है, वेलफेयर का काम करती है, तो वहाँ पर कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है, यूथ कितने % पे पार्टिसिपेट करता है। तो इन्हीं सारे लेवल्स को मेजर किया जाता है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। ओके, और इसमें हमारी इंडिया 102nd रैंक पे आई है। फर्स्ट कौन है? सिंगापुर है। इसने सारे क्राइटेरिया को, इसने 5 क्राइटेरियाज को पूरी तरीके से फुलफिल किया है ना। यहाँ का जो यूथ है इसने इस 5 क्राइटेरिया को फुल किया है, इसलिए सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे है। और ये किसके थ्रू जो ये रिलीज़ की गई है, ये जो इंडेक्स है ये किसके थ्रू रिलीज़ किया गया है? द कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट लंदन released its triennial rankings of youth development of 181 countries with 156 of them recording at least slight improvements in their score। ठीक है, 156 कंट्रीज़ को किसके अंडर में रिकॉर्ड किया गया है कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही सही यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारी क्वेश्चनरीज के आंसर्स हैं जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछे थे, तो उनके क्या आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट? ब्रांड एम्बेसडर खुद को किसने घोषित किया है खादी प्राकृतिक पेंट का? अच्छा, ये जो पेंट है, ये जो काऊ डंक है, गाय की गोबर है, ये उससे बनाया गया है ना। तो इसको किसने इसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? श्री नितिन गडकरी ने, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज और MSME के मिनिस्टर हैं।
ओके, सेकंड क्या था, व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड एंड व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो वो 29 जुलाई को, 29 जुलाई को मनाया जाता है। और पहला प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, 1 अप्रैल 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या था, इन जुलाई 2021 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर विच यूनियन टेरिटरी। किस केंद्र शासित प्रदेश में पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज से पहले यहाँ पर नहीं थी, अब कहाँ कर दी गई है, लद्दाख में। ठीक है, तो ये आपके 3 आंसर्स हैं। और नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चनरीज हैं जिनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिलीज़ कर दूंगी। ठीक है, कौन से हैं वो 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट है हमारा, इंडियाज़ लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन विल बी लॉन्च्ड इन विच सिटी। सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी, ये आपको बताना है। सेकंड है, इंडियाज़ लाइटेस्ट, आई एम सो सॉरी, शायद सेम हो गए हैं, है ना, आई एम सो सॉरी। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चनरीज जिनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिलीज़ करवा दूंगी। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियाज़ लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन विल बी लॉन्च्ड इन विच सिटी। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी, इसका आंसर आपको बताना है। सेकंड है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। किस मंत्रालय ने बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किया है, इसका आंसर आपको बताना है। एंड थर्ड इज, द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली सेटअप अ हॉटलाइन इन द नॉर्थ सिक्किम सेक्टर। भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम सेक्टर में हॉटलाइन स्थापित की है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। ओके, एंड आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। बाकी जुलाई के 1-2 इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हमें कवर करना है, वो बाकी हैं, तो उन पर भी हम लेक्चर्स कवर करेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम साथ में उन्हें भी कवर करेंगे। ठीक है, ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।